नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। 2024 चुनाव का लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 2 दिन पहले यानी 18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने बैठक की। उसके बाद उसी दिन शाम को एनडीए की भी बैठक हुई। उस बैठक में बिहार से यानी कि लोजपा रामविलास पार्टी से चिराग पासवान भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। रविंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद वीके न्यूज़ को। सर, 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई, उसमें चिराग पासवान जी भी मौजूद थे, तो क्या कुछ बात हुई? कुछ देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार जब पार्टी स्प्लिट हुई, लगातार 2 वर्षों से बिहार में उनका एक ही मिशन और विजन रहा है कि हम बिहार को कैसे फर्स्ट बनाएं, हम बिहार वासियों को कैसे फर्स्ट बनाएं। फर्स्ट इन द सेंस एजुकेशन टॉप क्वालिटी बिहार में कैसे आए, स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छे उच्च स्तर का बिहार में कैसे आए, किसानों की उन्नति कैसे है, युवाओं का पलायन कैसे रुके, युवाओं को रोजगार कैसे बिहार में मिले। इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार के विकास का एक मिशन और विजन का मैप लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार बिहार में काम कर रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि एनडीए में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए की मीटिंग में जाने का काम किया। वहाँ भारत का विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार 9 वर्षों से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी वर्ग का लोग हो, आदिवासी हो, बिहार के एक एक युवा, एक एक व्यक्ति जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, क्योंकि उनका नारा सबका साथ सबका विकास, इस विजन और मिशन के साथ में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी मिशन और विजन के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार के लिए काम कर रहे हैं। 18 तारीख को बेंगलुरु में बैठक हुई, 26 दल उस बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, तेजस्वी भी थे। और उस बैठक का मेन जो मुद्दा है, मेन जो बैठक की वजह है, वो ये है कि मोदी को हराना है। और उस बैठक में निर्णय ये भी लिया गया, एक नया नाम दिया गया। उस बैठक से सभी दलों ने मिलकर एक नया नाम दिया, वो रहा इंडिया का। आप इस पे क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता का सोच क्या है देश के बारे में, इसके लिए आपको उनका पिछला इतिहास देखना पड़ता है। तो पिछले इतिहास में जाकर के देख लीजिए, चाहे वो लालू यादव जी हैं, चाहे जितने भी उस गठबंधन के लिए वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उसमें से बहुत सारे के ऊपर बहुत सारे केस है, बहुत बेल पे। तो जितना ज़्यादा केस, जितना ज़्यादा बेल, जितने ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता, उनको उतना ही मान सम्मान उस बैठक में दिया गया है। जिनका भारत के प्रति कोई सोच नहीं है, उनका खुद का सोच है, वो खुद के लिए लड़ रहे हैं कि मैं कैसे राजा बनूं। ये लोकतंत्र के राजा नहीं बनेंगे, ये खुद का राजा बनेंगे, परिवार का राजा बनेंगे। मतलब आप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कह रहे हैं? आप देखिए ना, उस पार्टी में कितने लोग हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है, पिछला जितना भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, ये जितने दल हैं सब आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अपनी अस्तित्व, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या 140 करोड़ भारतीय के लिए सोचेंगे? और ये भारत, इंडिया 140 करोड़ लोगों का है। और कितना हास्यप्रद ये चीज लगती है कि अपने गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया दे दिया। यार, यू आर इंडियंस। कोई जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं भारतवासी, तो वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, वो इंडिया नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ एक इंडियन जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। और ये 26 लोगों का गठजोड़, इन्होंने जिसको इंडिया नाम दिया, तो क्या 26 लोग इंडिया है या 140 करोड़ जनता भारत की इंडिया है? भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं में एकता का देश है। और ये तो फिर से दिखा रहा है सर,
ये फिर से याद करा रहा है कि आपातकाल फिर से आने वाला है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वो एक व्यक्ति से लड़ रहे हैं। उनका कोई सिस्टम नहीं है, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, किसी मिशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी विजन्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम भारतवासी को ये देंगे। अरे 75 वर्षों में आपने कुछ नहीं दिया भाई मेरे। नहीं सर, देखिए जब इंडिया वाला जब नाम आया तो इस पे उन लोगों का ये भी राय है कि मोदी जी ने भी तो अपने बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, बहुत सारा जो नाम दिया है वो दिया है, मेक इन इंडिया दिया है, स्किल इंडिया दिया है, स्टैंड अप इंडिया दिया है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? यस, ये बहुत बड़ा अंतर है। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये गठबंधन का नाम नहीं है, ये भाजपा के किसी विंग्स का संगठन का नाम नहीं है। इट्स ए इनोवेशन इंडिया, इट्स ए न्यू इंडिया, हाउ टू मेक इंडिया बिगर्स। और आज भारतवर्ष का स्थान पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने कहाँ ले जा करके बैठाया है। आज हम वर्ल्ड का 5वां अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और आने वाले समय में तो ये जो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, एक योजना है, ये भारतवासियों के लिए योजना है। और उनका इंडिया है क्या? 26 भ्रष्टाचारियों का इंडिया। तो 26 पार्टी इंडिया नहीं हो सकती है, वो इंडियंस के द्वारा चुने जाते हैं उनके नेता, दे आर नॉट इंडिया। और ये दिखाता है कि कितने महत्वाकांक्षी लोग हैं। हिटलर जैसा उनका एक स्वभाव है, तानाशाही उनकी स्वभाव है, मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग। भारतवर्ष उसमें कहीं नहीं है, और ये भारतवर्ष की जनता बखूबी जानती है। 1975 भी उन्होंने देखा है सर जी, 1989 भी देखा है। कांग्रेस का काम है लाना, बनाना और उखाड़ के फेंक देना, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार का नाम है। वो परिवार का नाम क्या है? गांधी परिवार। ये भारतवर्ष का पार्टी नहीं है। आप एनडीए में, जैसे अभी 18 तारीख को चिराग पासवान जी गए, फिर से आप एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो इससे आपको क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा? देखिए, एनडीए अब जब से बनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, तो एक प्रोग्रेसिव, एक सोच, एक मिशन और विजन के तहत बनी है कि हाउ इंडिया बिकम ए न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया। इसके सोच से बनी है। और आप देखिए उस दिन की 18 तारीख के एनडीए के गठबंधन में भारतवर्ष को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, आगे 10 साल में हम कहां पहुंचेंगे, इस मिशन और विजन पे बात हुआ है। कि वोट बैंक की राजनीति कैसे करेंगे, इस मिशन और विजन पे बात नहीं हुआ है। और वहाँ जो 26 दल बैठे हुए हैं, उनकी राजनीति चल रही है प्लस प्लस प्लस। भैया जातीय राजनीति करते हो। अब मान लीजिए आप नीतीश कुमार जी का नाम बिहार से लेते हैं, हम भी बिहार से हैं, तो बिहार में संविधान जो है, संविधान में SC ST बोल करके एक दिया गया है कि उनका उत्थान कैसे होगा, उनकी समस्याएं कैसे सॉल्व होगी, और SC ST उनको बताया गया है, वो संविधान में अंकित है। लेकिन बिहार में क्या हुआ, SC ST को भी कितने टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया। दलित, महादलित, एक पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा, तो स्त्री, पुरुष, मन नीतीश जी सिर्फ बांटने का काम करते हैं। बांट करके जातीय मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति से वो राज्य कर रहे हैं। लेकिन बिहार 18 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी राज कर रहे हैं। अब पिछला 15 वर्ष जो कहते थे जंगल राज को उखाड़ के फेंकना है, उसी जंगल राज को उखाड़ के फेंके थे ना, तो 15 वर्ष हो किए थे, तो 33 वर्ष का राज हो गया ना, इन्हीं दोनों लोगों का राज है ना। तो 33 वर्षों में बिहार कहाँ पहुँचा? किसी भी राज्य या राष्ट्र का मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय। बिहार 33 वर्ष पहले भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान में खड़ा था पूरे भारत में, और आज 33 वर्षों बाद भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है प्रति व्यक्ति आय में। शिक्षा का स्तर बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। महिला सशक्तिकरण की नीतीश जी बात करते हैं, महिलाओं का साक्षरता दर बिहार में सबसे निचले पायदान पर है। गरीबी रेखा से बचने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो बिहार में है। कुपोषण का शिकार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार में है। युवाओं का पलायन किसी राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ है?
तो बिहार में है। वो बिहार जिसका नालंदा यूनिवर्सिटी किसी जमाने में पूरे विश्व का टॉप यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उस बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी वहाँ के लोग, वहाँ के व्यक्ति, पूरे भारतवर्ष के जितने भी जिला हैं उसमें या तो कोई एक IAS है या कोई IPS जो है वो बिहार का है। ऐसे बिहार के गौरव को समाप्त करने का इन पिछले 33 वर्षों में काम हुआ है। अभी आपने जिक्र किया कि नीतीश जी तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन नीतीश जी, अभी आपने देखा होगा कि विपक्ष ने पूरी जिम्मेदारी नीतीश जी को ही दी थी और नीतीश जी ने बेंगलुरु में 26 दलों को एकत्रित करने का काम किया और उसके बाद एक नया नाम भी वहां से निकल के आया, इंडिया। तो फिर नीतीश जी पे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो तोड़ने का काम करते हैं, क्या कहेंगे फिर आप? जो बिहार को नहीं जोड़ पाया वो क्या जोड़ेगा भारतवर्ष को। दूसरी बात, ये 26 है कौन? सब भ्रष्टाचारी पार्टी है। सारे भ्रष्टाचारी लोगों को एकत्रित काम मिलाने का जो काम कर रहे हैं उसमें नीतीश जी का स्वार्थ है और बिहार में उनको पलटू राम की, लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। वो देखिए, अगर उनका स्वार्थ नहीं था तो 2013 में भाजपा से वो बाहर क्यों गए? ठीक, 2015 में वो जंगल राज के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और ठीक 1 साल के बाद उस जनादेश का अपमान करते हुए फिर से भाजपा के गोदी में जाके बैठ जाते हैं। 2020 में, 19 में और 20 में वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। सबसे निचले स्तर का पार्टी बिहार में बने, जनादेश उनको नहीं मिला, मात्र 43 लोग उनके जीते, 50% से भी कम उनकी उपस्थिति, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर पलटी मारते हैं, फिर जनादेश का अपमान करते हैं। तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का कैरेक्टर दिखा रहा है। बोलने का दरकार नहीं कि क्या कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर के तहत उनका महत्वाकांक्षा भारत का प्रधानमंत्री बनना। चिराग पासवान जी को क्या मंत्री पद को लेकर कोई बातचीत हुई है? अगर मंत्री बनेंगे चिराग पासवान जी तो कब तक दिखेंगे वो लाल बत्ती में? देखिए, एक गठबंधन हुआ है, मंत्री बनने के लिए नहीं हुआ। अगर मंत्री उनको बनना शौक रहता तो चाचा पशुपति पारस कभी भी मंत्री नहीं बनते। और 2020 का चुनाव हम NDA से हट करके बिहार में नहीं लड़ते। उनका एकमात्र सोच है बिहार को विकास करना, बिहार को फर्स्ट बनाना, बिहारियों को फर्स्ट बनाना। मंत्री उनका कभी भी शौक नहीं रहा है। और अब तो ये 6 महीना सरकार का बचा हुआ चुनाव आ रहा है, तो मंत्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मिशन एंड द विजन व्हाट आवर नेता इज हैविंग, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिहार। आपने जिक्र किया उनके चाचा पशुपति पारस जी का, वो भी थे NDA में, उन्होंने भी वो भी शामिल हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने चाचा जी का पैर भी छुआ। तो शिकवे गिले सारे ख़त्म हो गए या अभी भी हैं? देखिए, जहाँ तक आप पैर छूने की बात करते हैं तो ये हम भारतवासी, भारत एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ एक आचरण है, यहाँ एक संस्कार है। उस संस्कार के तहत तो कि चाचा है तो है। मुद्दों पर विवाद हो सकता है, राजनीतिक विवाद हो सकती है, कुछ भी विवाद हो सकता है, लेकिन संस्कार हम भारतवासी भूलते नहीं। और चिराग पासवान जी ने युवाओं को एक संदेश देने का काम किया कि जितनी मतभेद हो, विभिन्नता हो, लेकिन आप अपने संस्कार को मत भूलो। जब आपके बड़े, आपके रिलेटिव, आपके चाचा, चाहे जो भी हो, दुश्मनी वो कर सकते हैं, लेकिन जब आमने सामने मिलो तो पाँव छू करके प्रणाम करो, गले लगो। ये भारत का संस्कार है और इसी संस्कार को चिराग पासवान जी ने निभाया है और पूरे देश के युवाओं को एक संदेश देने का काम किया। सर, लेकिन मैं सवाल ये इसलिए किया था कि अभी हाजीपुर सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर भी लगातार ऐसा लग रहा है कि बात बन नहीं पा रही है। तो फिर आप आपको इसको लेकर के क्या रणनीति है अगर हाजीपुर सीट को लेकर के? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजीपुर को हमारे संस्थापक पद्म भूषण हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने बहुत कुछ दिया है और हाजीपुर को उन्होंने माँ का दर्जा देने का काम किया है और उन्होंने एक पुत्र के जैसा हाजीपुर को सींचा और संवारा है। और हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, ये निश्चित है, ये श्योर है, इसमें किसी ढंग का कोई बात नहीं है, इस पर कोई विवाद ही नहीं है।
मतलब सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है क्या? अभी क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि 6 सीट चिराग पासवान जी कह रहे हैं, 5 सीट वो कह रहे हैं, तो फिर देखिए, कौन क्या कह रहा है ये तो गठबंधन की बातें हैं, गठबंधन इस पर सोचेगी। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारी पार्टी का एक डिसीजंस है कि हाजीपुर हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, इस पर कोई विवाद नहीं है। मतलब हाजीपुर से चिराग पासवान जी लड़ेंगे इस बार चुनाव? हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, मैं आपको स्वस्थ करता हूँ। पूरा कॉन्फिडेंट है आप इस पे? 100%। तो फिर चाचा जी का क्या होगा वहाँ से? अब चाचा जी की बात तो चाचा जी जाने। और चाचा जी ने हाजीपुर को दिया क्या है? आज 4 साल हो गया। ये पिछले बार भी जीत के आए ड्यू टू हमारे नेता रामविलास पासवान जी के जब वजह से इनको लोगों ने वोट दिया। और मैं समझता हूँ, आप देखिए ना हाजीपुर में इनकी क्या स्थिति और पड़ी। लोग इनका ऑलरेडी विदाई हाजीपुर से कर चुका है। हाजीपुर में कहीं नहीं है, एक छोटी सभा नहीं कर पाते हैं 200-400 आदमी की, 200-400 लोग इनके साथ में नहीं है। तो ये हाजीपुर में है कहाँ? हाजीपुर की जनता उस समय भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो तो रामविलास जी का देन था, उनके भाई थे, इसीलिए लोगों ने वोट दिया इनको। और हाजीपुर इनको रिजेक्ट कर चुका है ऑलरेडी। ये बार बार आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आपके नाम की चर्चा चल रही है कि आप इस बार शायद उम्मीदवार हो सकते हैं। ऑफ कैमरा भी कुछ नेता इसको लेकर बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हम पार्टी का संगठन मंत्री है, मेरी जिम्मेदारी है पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करना। और इसलिए मैं बिहार के गांव-गांव, जिला-जिला घूम करके पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूं। और पार्टी का संगठन आज के डेट में बहुत मजबूत है। आप देख रहे होंगे मीडिया में कि चिराग जी हमारे नेता जहां जाते हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम में भी जाते हैं, एक किसी का दुख जानने भी जाते हैं, कहीं पर हत्या हो जाती है उसमें भी जाते हैं, या शराब कांड से मौत हो जाती है वहाँ जाते हैं, या किसी तरीके का महिलाओं के ऊपर अत्याचार, एक जन समूह वहाँ पर आता है। क्यों? हमारे नेता कहते भी हैं, हमारा पार्टी का एक मूल मंत्र भी है, वो लड़ रहे हैं आप पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पे नाज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक मिशन और विजन्स है, और हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति राजनीति करता है, क्योंकि जब तक आप सदन नहीं जाएंगे तब तक आप जनता की आवाज़ को उस रूप में नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि सदन में अब जब तक नहीं जाएंगे जनता की बातों को आप नहीं उठा, तो इच्छा सबकी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो होती है ना, लड़ने की इच्छा है, लेकिन ये निर्णय लेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। कौन लड़ेगा वैशाली से, कौन नहीं लड़ेगा, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। इच्छा सबकी है, निर्णय उनका है। लेकिन हम लोग एक चीज़ का आपको आश्वस्त करते हैं, जितनी सीट पर भी हम लड़ेंगे और हमारे गठबंधन की साथी बिहार में लड़ेंगे। पिछली बार तो हम लोगों ने 1 सीट गंवा दिया था बिहार में, लेकिन इस बार 40 की 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे, ऐसा पूरा कॉन्फिडेंट हम लोगों के पास में। मैं मतलब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश है लोकसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक हो जाए? देखिए, इस पर ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसी स्थिति या परिस्थिति चाचा ने बना दी है, तो मनभेद उन्होंने कर दिया। अच्छा, मतभेद तक तो बातें ठीक रहती है, और मनभेद इतनी ज़्यादा गहरी चाचा ने बना ली है। लगातार आप सुन रहे होंगे, वो कहते हैं कि चिराग मेरा खून नहीं है, चिराग मेरा भतीजा। कभी चिराग जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा। तो ये सारा अगर कहीं पर कोई बात है तो ये पारस जी समझते होंगे। हमें नहीं लगता कि वो मनभेद इतना जल्दी मिटने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि बिहार में बीजेपी के लिए क्या नया चिराग चलाएंगे मोदी के हनुमान? देखिए, 18 तारीख को जो एनडीए का मीटिंग था, उस दिन यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का प्यार और सहानुभूति चिराग पासवान जी को दिए, वो सबने देखा, गले भी लगाया था, वो सबने देखा है। तो जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा भारतवर्ष के लिए सोचते हैं ना, वैसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान
बिहार के लिए सोचते हैं। तो ये तो जान के रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी आएंगे और वहाँ चिराग पासवान जी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र सिंह जी ने बड़ी बेबाकी के साथ, वो चाहे चाचा भतीजे का मसला हो या 2024 चुनाव को लेकर के हो, सभी बातों पर अपनी बेबाकी से बात रखी। रविंद्र जी ने बताया कि एनडीए में चिराग पासवान जी के शामिल होने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हर हाल में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपके साथ एक नए शख्सियत के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।